हेलो एंड वेलकम टू एन अकेडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जो कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इवन मैं ये कहूँगा कि इंडिया के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने मरने के अधिकार को या फिर मैं कहूँ गरिमापूर्ण जीवन जीने के साथ-साथ गरिमापूर्ण तरीके से अपनी मृत्यु के अधिकार को पहली बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू करा गया। अब ये सारी चीज़ें आपको बहुत लोग बताएँगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो में पूरा जुड़े रहते हैं, तो इस पूरे के पूरे सेगमेंट को, पूरे टॉपिक को फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस, फॉर इंटरव्यू, इन डेप्थ डिस्कशन में मैं आपको लेके जाऊँगा। हो सकता है ये वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन इस पूरे टॉपिक को मैं एक ही इस पूरे वीडियो के अंदर मैं पूरा का पूरा कवर अप कर लूँगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, आपके एग्ज़ामिनेशन में आपकी बहुत ज़्यादा मदद ये वाला पूरा जो टॉपिक है वो करेगा, क्योंकि सीधा-सीधा एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है और इतना ही नहीं, इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस रेज़ होते हैं यहाँ से, ऐसी जगह से। तो पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप न्यूज़ देख सकते हैं ना, लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, गाज़ियाबाद मैन गेट्स राइट टू डाई। ये पूरा मामला था क्या? दरअसल ये एक व्यक्ति था जिनके बारे में आप बात करेंगे, एक राणा परिवार से एक व्यक्ति का हम यहाँ पर एक इनका केस देखते हैं। 2013 का मामला होता है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र थे और अपने पीजी के 5th फ्लोर पर थे और वहाँ से ये गिर गए थे। वहाँ से गिरने के बाद में काफ़ी लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहे, जिससे इनको गंभीर चोटें आईं और गंभीर चोटों के साथ-साथ इनका जो ब्रेन था, वहाँ पर भी काफ़ी सारी चोटें आईं, जिसके बाद ये हॉस्पिटल में एडमिट रहे और ऑलमोस्ट वेजिटेटिव कंडीशन में गए, लंबे समय से कोमा में रहे, जिसके बावजूद डॉक्टरों को ये घोषणा करनी पड़ी कि अब इनका सही होना बहुत ही मुश्किल है। और इसी के साथ हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की जो सारी जजमेंट्स हैं, उन जजमेंट्स के अकॉर्डिंगली कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी कंडीशन में चला जाए, जो व्यक्ति बहुत ही रेयर कंडीशन है कि वो व्यक्ति सही हो सके, इससे बेहतर है कि उस व्यक्ति को डिग्निटीपूर्ण यानी कि गरिमापूर्वक मृत्यु है, वो गरिमापूर्वक मृत्यु दे दी जाए। क्योंकि जब हम आर्टिकल 21 के बारे में बात करते हैं, तो गरिमापूर्ण जीवन के साथ-साथ गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी हमें अंडर आर्टिकल 21 कवर है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसकी एक पूरी जर्नी रही है। उस पूरी जर्नी को समझेंगे, क्या इसके पक्ष में तर्क हैं, क्या विपक्ष में, पूरी दुनिया में क्या पूरे जो ट्रेंड हैं इसको लेके उनको हम समझने की कोशिश करेंगे और कुछ एथिकल डायलेमास हैं। और उससे भी सबसे अहम बात कि इच्छा मृत्यु से रिलेटेड बहुत सारे केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। किस केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला और क्या क्वेश्चन रेज हुआ था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन सब चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो के अंदर यहाँ पर बताऊँगा। जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुँचता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला ठीक है, परिवार ने बेसिकली अर्जी लगाई थी, परिवार ने याचिका लगाई थी कि जब वो व्यक्ति जो राणा हैं, जब वो व्यक्ति अगर सही नहीं हो सकते, तो इससे बेहतर उनको हम गरिमापूर्ण मृत्यु दे दें, सो दैट वो शांति से गरिमापूर्ण तरीके से अपना जो जीवन है उसका अंत कर सकें। पहले याचिकाएँ खारिज हो चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले इनकी याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन दोबारा से जब सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरा प्रोसेस, पूरी जो प्रक्रिया है वो गरिमापूर्ण तरीके से होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ चलो ठीक है, हम जो यूथनेसिया जिसे हम इच्छा मृत्यु के बारे में बात करते हैं, जिसे हम मृत्यु का अधिकार की बात करते हैं, ये इस व्यक्ति को 2 ही कंडीशन में दिया जा सकता है। पहली कंडीशन ये है कि वो जो इसे एक ट्रीटमेंट के तौर पर, एक मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर जो इच्छा मृत्यु है वो दी जानी चाहिए। दूसरा, इसे हम ये देखेंगे कि ये जो किया जा रहा है, इस व्यक्ति को मृत्यु का अधिकार दिया जा रहा है, वो उस रोगी के सर्वोत्तम हित के अनुरूप होना चाहिए। इन 2 आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ करा। अब हम बात करते हैं कि ये दरअसल होता क्या है? जब हम इच्छा मृत्यु के बारे में बात करते हैं, तो ये होता क्या है? इसका सबसे पहले आपको मतलब बता देता हूं मैं, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ के बारे में बात करेंगे तो सिंपल सी बात, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति अगर अपने जीवन के निर्णय लेने का अधिकार उसको होना चाहिए और साथ ही साथ उसे कितना दर्द, कितनी पीड़ा सहनी चाहिए, इसका निर्धारण उस व्यक्ति को करना चाहिए। इसे हम कहते हैं मृत्यु का अधिकार। यानी कि वो ये सुनिश्चित कर सके कि अगर आगे मेरे साथ में ऐसी कंडीशन होती है, तो कब मुझे मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए। अब यहीं पर बात आती है यूथनेसिया की, इच्छा मृत्यु की। तो इच्छा मृत्यु जिसका मतलब है कि अच्छी मृत्यु, है ना? कि अगर कोई व्यक्ति किसी असाध्य रोग से, यानी कि वो व्यक्ति सही ना हो पाए, वैसी कंडीशन में वो इस अधिकार को साकार करने का एक आवश्यक साधन है, जिसको हम इच्छा मृत्यु कह रहे होते हैं। अब समझने की कोशिश करेंगे, ये जो इच्छा मृत्यु है वो 2 तरह की होती है। एक एक्टिव यूथनेसिया जिसे हम सक्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं, जो कि पूरी तरह से बैन है भारत के अंदर। एक दूसरा पैसिव यूथनेसिया जिसे हम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं, जो कि असाधारण परिस्थितियों में भारत के अंदर जिसे वैध माना गया 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार।
अब इनमें होता क्या है, तो पहले हम बात करेंगे जो हमारा एक्टिव यूथनेसिया है। उस एक्टिव यूथनेसिया में किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु देने के लिए कुछ एक्ट किया जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई जहर का इंजेक्शन लगा दिया, फिर कोई ऐसा इंजेक्शन जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, यानी कि कुछ ना कुछ एक्ट किया जा रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं पैसिव यूथनेसिया के बारे में, तो हमें ध्यान रखना होगा कि वहां पर आपको कुछ करना नहीं है। यानी कि एक व्यक्ति बहुत लंबे समय तक वेजिटेटिव कंडीशन में है या फिर कोमा जैसी स्थिति में है और वो व्यक्ति नेचुरली जिंदा नहीं रह पा रहा। वो व्यक्ति एक सपोर्ट सिस्टम, जो मेडिकल सपोर्ट सिस्टम होता है, उस सपोर्ट सिस्टम के बेसिस पर जिंदा है। तो इन पैसिव यूथनेसिया में जो कृत्रिम रूप से लगाए गए उपकरण हैं, जो सपोर्ट सिस्टम है, उस सपोर्ट सिस्टम को केवल हटा लेते हैं, जो कि सारे के सारे कृत्रिम रूप से हैं, नेचुरली नहीं। जैसे ही हम उसको हटाएंगे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं पैसिव यूथनेसिया। इस राणा के मामले में भी सेम कंडीशन हमें यही देखने को मिलती है कि वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जिंदा हैं, सोते हैं, जागते हैं, ना कुछ फील, मतलब प्रॉपर्ली कोमा की कंडीशन में है। तो जिस सपोर्ट सिस्टम के बेसिस पर वो जिंदा है, बस उसको हमें हटाना है। उनकी डेथ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगी, उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। ये अलाव है इंडिया के अंदर, लेकिन केवल और केवल असाधारण स्थितियों में। लेकिन क्या प्रोसेस होता है, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी इच्छा मृत्यु चाहिए तो क्या क्या कंडीशंस होंगी, क्या पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा और लिविंग विल क्या होता है, आइए उनके बारे में भी हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं, दोनों के बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया कि भारत में इसकी कंडीशन क्या है। अभी मैंने आपको जो कोर्ट का निर्णय है उसके अनुसार आपको मैंने यहां पर बताया। एक्टिव यूथनेसिया के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर बैन है, और जो बीएनएस है हमारा 2023, उसके तहत जानबूझ के मृत्यु करना ये अपराध है, ठीक है। और इस पर जो गैर इरादतन हत्या है, सेक्शन 100 या फिर सेक्शन 100(1), इसके तहत में एक व्यक्ति के ऊपर केस चल सकता है, मुकदमा चल सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पैसिव यूथनेसिया के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस के साथ में इसकी अनुमति दी है कि अगर जो रोगी है वो सही नहीं हो पा रहा है तो उसके सर्वोत्तम हितों के लिए इसको अलाउ किया जा सकता है। आइए अब शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान में क्या मामला है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 21, जिसे राइट टू लाइफ कहते हैं, उसी राइट टू लाइफ में गरिमापूर्ण जो जीवन है उसकी बात करी जाती है। कि आपने देखा होगा कि मेनका गांधी केस के बाद में जो जीवन जीने का अधिकार है उसके जो डायमेंशंस हैं वो बहुत ब्रॉड कर दिए थे, कॉम्प्रिहेंसिव कर दिए थे। ये केवल जिंदा रहना जरूरी नहीं, गरिमापूर्वक तरीके से जीवन मिलना वो आपका जीवन जीने के अधिकार के अंदर भी कवर होता है। इसी तरह से जो राइट टू डेथ विद डिग्निटी, यानी कि गरिमापूर्वक मृत्यु का अधिकार भी इसी आर्टिकल 21 के अंदर कवर हमें यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ मतलब जो एक्सेप्शंस कंडीशंस होती हैं उनकी बात यहां पर करी जा रही है। लॉ कमीशन ने क्या कहा है इसके बारे में, तो लॉ कमीशन की अपनी एक जो रिपोर्ट है 241वीं रिपोर्ट, उसके अनुसार यह कहा था लॉ कमीशन ने कि सक्षम रोगी जीवन रक्षक उपचार से इनकार कर सकता है। यानी कि जो बीमार व्यक्ति है वो इनकार कर सकता है और रोगी की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला डॉक्टर हत्या फिर उकसाने के दोषी नहीं होंगे। मतलब इच्छा मृत्यु की जा सकती है। लॉ कमीशन ने यहां पर इस चीज को बोलने की, बताने की कोशिश करी। लेकिन ये जो आज हम जिस बात को कह रहे हैं कि हाँ पैसिव यूथनेसिया इंडिया के अंदर अलाउ है कुछ कंडीशंस के साथ, वो अचानक से कोई एक दिन में घटित होने वाली घटना नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। उस पूरे बैकग्राउंड को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले 1987 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आता है और इस केस का नाम था मारुति दुबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस क्या था, पहले इस केस को समझो जिससे आप अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाओगे। दरअसल ये पुलिस के अंदर एक कांस्टेबल थे। इनकी मेंटल कंडीशन थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल थे, जिसकी वजह से इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। मेंटल स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा तनाव में थे, तो इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। जिंदा बच गए, मृत्यु नहीं हो पाई। उसके बाद इनके ऊपर केस चला, इनके ऊपर आईपीसी के तहत केस चला। और सवाल ये आया, इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कोर्ट के अंदर कि मृत्यु का अधिकार मेरा खुद का अधिकार है, मैं मरना चाहता हूं, ये मेरा अधिकार है, तो मेरे ऊपर ऐसे केस नहीं चलने चाहिए। यहां पर प्रश्न ये खड़ा हुआ कोर्ट के अंदर कि क्या अपनी जान लेना या फिर जो इच्छा मृत्यु है वो क्या आर्टिकल 21 के अंदर कवर है या फिर नहीं। ये केस था पूरा। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो बॉम्बे हाई कोर्ट था उसने कहा कि जो मरने का अधिकार है आर्टिकल 21, ये जीवन के अधिकार का हिस्सा हो सकता है, लेकिन असाध्य बीमारी या फिर असहनीय दर्द की स्थिति में आप ऐसे सुसाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ऐसे सुसाइड करते हैं तो ये अंडर आर्टिकल 21 उसके अंदर कवर नहीं होगा। दूसरा, इसी तरह से 1996 के अंदर एक केस आता है जिसे कहते हैं जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस क्या था इसको समझते हैं पहले। जियान कौर जो थी पंजाब के अंदर एक महिला थी और उनकी फैमिली के साथ उनका कुछ विवाद था, तो उनके रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने, उन्होंने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया था और उन्होंने आरोप लगाए थे कि उनकी जो फैमिली वाले हैं उन्होंने उनको उकसाया था
कि सुसाइड कर लो, ऐसे कुछ आरोप लगे थे। तो जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो जिन लोगों के ऊपर आरोप था उन लोगों ने ये कहा कि भैया मरने का अधिकार तो व्यक्ति का अधिकार है, व्यक्ति अपनी मनमर्जी तरीके से मर सकता है अगर वो चाहे तो हमारे ऊपर केस नहीं चलना चाहिए। इस मामले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ध्यान रखेंगे जीवन को संरक्षित किया जाना चाहिए, ना कि जीवन को समाप्त। इसके फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी मना कर दिया। देन बात आती है 2011 में अरुणा शानबाग केस 2011। क्या था मामला? अरुणा शानबाग एक नर्स थी और उनके ऊपर हॉस्पिटल में एक अटैक होता है और उनके ऊपर जो यौन एक जो अत्याचार हैं वो भी उनके साथ होते हैं, जिससे उनको गंभीर चोटें आई। इवन उनके मस्तिष्क को भी जो चोटें हैं वो चोटें यहाँ पर लगी, जिसकी वजह से वो लगभग 42 साल तक कोमा के अंदर रही। उसके बाद में उनकी फैमिली एंड ऑल उन सब ने जो यूथेनेसिया की डिमांड करी कि क्या इच्छा मृत्यु होनी चाहिए। तो ऐसे मामले में जो पैसिव यूथेनेसिया था, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हम विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन एक्टिव यूथेनेसिया नहीं, पैसिव यूथेनेसिया को पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अलाउ करा। ध्यान रखेंगे इस केस का नाम था अरुणा शानबाग केस 2011 के अंदर। बात आती है 2018 के अंदर। कॉमन कॉज नाम का एक एनजीओ है जिसके बारे में आपको यहां पर बताऊंगा। कॉमन कॉज नाम का जो एक एनजीओ है और 2018 में इसने ये याचिका दायर करी यूथेनेसिया से रिलेटेड। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और यहां पर यूथेनेसिया से रिलेटेड काफी कॉम्प्रिहेंसिव जो डायरेक्शंस हैं वो दिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने अगेन यहां पर कुछ चीजों को अपना दोहराया, कहा कि हां यूथेनेसिया आप ले सकते हैं कुछ असाधारण स्थितियों में, लेकिन वो केवल और केवल इंडिया के अंदर पैसिव यूथेनेसिया है उसको अलाउ करेंगे, ना कि एक्टिव यूथेनेसिया को। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी कॉमन कॉज केस के अंदर कुछ कंडीशंस बताई जिनमें उन्होंने लिविंग विल का जो कॉन्सेप्ट है वो लिविंग विल का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये लिविंग विल क्या होती है? उन्होंने बताया कि व्यक्ति एक लिविंग विल भी कर सकता है। तो लिविंग विल क्या होता है उसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो इन सभी केसेस को हमने यहां पर देख लिया। 2018 में जो कॉमन कॉज केस आता है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 चरणों वाली जो चिकित्सा प्रणाली है उसकी बात बताई कि 2 चरणों को आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर पैसिव यूथेनेसिया आपको यहां पर लेनी है। पहला, एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड है उसका गठन होगा और वो अस्पताल के द्वारा गठित करा जाएगा और उसमें मिनिमम 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे, विशेषज्ञ होंगे और हर एक डॉक्टर के पास 20 साल का अनुभव होना चाहिए। इन डॉक्टरों का पैनल जांच करेगा उस रोगी की और उसके बारे में बताएगा कि क्या इस व्यक्ति के वापस जिंदा होने की या फिर ठीक होने के चांसेस हैं या फिर नहीं। पहले जो चरण होगा वो ये होगा। दूसरा, द्वितीय चिकित्सा बोर्ड, ये जिला कलेक्टर के द्वारा इसको अपॉइंट करा जाएगा और इसमें जो सीडीएमओ हैं वो अध्यक्ष होंगे और 3 विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट दिया गया था 2018 का कॉमन कॉज जो केस आया था उस केस में यहां पर दिया था, लेकिन 2023 में इन चीजों को और फ्लेक्सिबल या फिर और इजी बनाने के लिए कुछ बदलाव यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करे गए। वो बदलाव क्या थे? ये दोनों चिकित्सा बोर्ड बनाए रखे, लेकिन जो डॉक्टरों के अनुभव की आवश्यकता थी 20 साल उसे घटा के यहां पर 5 साल कर दिया और दोनों बोर्डों को 48 घंटे के भीतर अपनी राय देनी होगी, यानी कि पेंडिंग में चलता रहे मामला, क्योंकि क्रुशियल होती हैं ऐसी कंडीशंस। द्वितीय बोर्ड में सीडीएम को हटा के जिला चिकित्सक अधिकारी द्वारा नामित जो सदस्य है वो शामिल किया जा सकता था और दोनों बोर्ड में 3-3 सदस्य होंगे। तो ये थोड़े छोटे छोटे जो बदलाव हैं 2018 की कंपैरिजन 2023 में हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं ना। 2023 में कुछ और भी बदलाव करे गए थे, जैसे लिविंग विल का सत्यापन जो था वो आसान बना दिया गया। अब बेसिकली लिविंग विल होता क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूं। आपने प्रॉपर्टी के मामले में देखा होगा कि एक व्यक्ति है, जिंदा है, तो वो एक विल यानी कि वसीयत लिखता है कि मेरे मर जाने के बाद में मेरी जो प्रॉपर्टी होगी वो इस व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। उसे हम कहते हैं विल या फिर वसीयत। इन अ सेम वे, मैं एग्जांपल देके आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझाता हूं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आई एम इंडिविजुअल, मैं एक व्यक्ति हूं और स्वस्थ अवस्था में हूं, तो मैं अपनी एक वसीयत लिख सकता हूं। उस वसीयत में मैं ये बता सकता हूं कि मैं कितना बीमार हो जाऊं या फिर मेरी कैसी कंडीशन हो जाए, उस कंडीशन में अगर मान लो कोई असाध्य बीमारी हो जाए, कोमा में चला जाऊं, और वैसी कंडीशन में मेरे जीवन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए या फिर मेरा इलाज कंटिन्यू रखा जाना चाहिए, तो मैं पहले से एक ऐसा कानूनी दस्तावेज बना के और उस पर साइन करके रख सकता हूं और उस दस्तावेज के आधार पर आगे चल के जो इच्छा मृत्यु है उसका डिसीजन लिया जाएगा। तो इसमें स्पष्ट लिखा होता है कि किन किन कंडीशंस में मेरा उपचार जारी रखा जाएगा, किन किन कंडीशन में उपचार जारी नहीं रखा जाएगा। 2 गवाहों के सामने इसमें साइन करने पड़ते हैं और इसे नोटरी या फिर राजपत्रित अधिकारी है उसके द्वारा सत्यापित किया जा सकता है, अभी जो नए 2023 के अंदर चेंजेस है उसके अनुसार। और साथ ही साथ हॉस्पिटल और परिवार, इनको भी इस चीज की इंफॉर्मेशन दी जाती है कि भाई आपके मेंबर ने लिविंग विल के ऊपर साइन कर दिया, उसने बता दिया है कि अगर उसे ऐसी कंडीशन कभी फ्यूचर में हो जाती है तो वो कब अपने जीवन को समाप्त करना चाहेगा, जिसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे ना।
सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने बताया, 2023 में इस लिविंग विल के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का सत्यापन आवश्यक नहीं है, केवल नोटरी या फिर राजपत्रित अधिकारी द्वारा जो सत्यापन है वो पर्याप्त हो गया। यानी कि पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट के वेरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती थी, उसे अब इजी बना दिया कि कोई भी गजेटेड ऑफिसर होगा उसकी अनुमति ली जा सकती है। देन हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य डिजिटल रिकॉर्ड से एकीकरण। उसके साथ इस पूरे के पूरे लिविंग विल को इंटीग्रेट किया जाएगा और अपील की व्यवस्था भी यहां पर करेगी कि अगर हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड जीवन रक्षक उपकरण हटाने से इनकार करता है तो रोगी का परिवार संबंधित हाईकोर्ट में अपील कर सकता है और कोर्ट पुनः एवेल्युएशन के लिए नया या फिर दूसरा जो मेडिकल बोर्ड है उसका गठन कर सकता है। तो ये 2023 में कुछ बड़े बदलाव हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं, जिस यूथनेसिया के बारे में इतनी बातचीत होती है, क्या दुनिया में कहीं भी इस यूथनेसिया का जिक्र या फिर मैं कहूं कहीं पर ये लागू है? तो यस, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं। आइए बात करते हैं एक एक से। सबसे पहले हम बात करेंगे नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। इनमें जो यूथनेसिया है और जो सहायता प्राप्त आत्महत्या है वो दोनों वैध हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है कि असहनीय पीड़ा की स्थिति में ये दोनों वैध होंगी। अब आप ये कहेंगे कि साहब ये बताओ, इच्छा मृत्यु और सहायता प्राप्त आत्महत्या यानी कि असिस्टिव सुसाइड, इन दोनों में अंतर क्या है? डोंट वरी अबाउट इट, अगली स्लाइड होगी उसमें आपको इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट नाउ, स्विट्जरलैंड के बारे में बात करें तो वहां पर उन्होंने यूथनेशिया को बैन करके रखा हुआ है, लेकिन असिस्टेड जो सुसाइड है उसकी अनुमति देके रखी हुई है। स्विट्जरलैंड में हम बात करें 1942 से सहायता प्राप्त जो मृत्यु है वो कानूनी है। व्यक्ति का मानसिक रूप से सक्षम होना उसके लिए आवश्यक है, तभी ऐसी चीजें हो सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो जो यूथनेसिया है वो वैध है। अगर कोई व्यक्ति लाइलाज बीमारी वाले जो वयस्क हैं उनके लिए ये 6 से 12 महीने की जो जीवन की संभावना, वो एक कंडीशन यहां पर रखी गई है। देन नीदरलैंड, जो इच्छा मृत्यु है वो टर्मिनेशन ऑफ लाइफ ऑन रिक्वेस्ट एंड असिस्टेड सुसाइड एक्ट 2001, इसके तहत में इसको रेगुलेट यहां पर करा जाता है। तो ये मैंने कुछ आपको हल्के फुल्के केवल जो ट्रेंड्स हैं वो ट्रेंड मैंने आपको यहां पर बता दिए। अब सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात आती है कि बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि असिस्टेड डेथ और साथ ही साथ यूथनेसिया, इनके बीच में अंतर क्या है। आइए इस पूरे अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर यूथनेसिया के कुछ मापदंड हैं और यहां पर असिस्टिव डेथ के कुछ मापदंड हैं। यानी कि जो यूथनेसिया होता है, इस यूथनेसिया में जो पूरी प्रक्रिया होती है वो पूरी प्रक्रिया एक जो मरीज की जो मृत्यु की प्रक्रिया होती है वो पूरी डॉक्टर के द्वारा उसको अंजाम दिया जाता है, डॉक्टर के द्वारा, चिकित्सक के द्वारा। जबकि जो असिस्टिव प्रक्रिया होती है उसमें डॉक्टर केवल हेल्प करता है। अल्टीमेटली डेथ की जो प्रक्रिया है वो खुद पेशेंट के द्वारा निभाई जाती है, उसे पूरा किया जाता है, वही इसको अंजाम देता है। डॉक्टर सक्रिय रूप से दवा या फिर इंजेक्शन देता है, जो हमारा यूथनेसिया है उसके अंदर अगर वो एक्टिव है। यहाँ पर डॉक्टर केवल दवा या फिर साधन है उनको उपलब्ध कराता है, वो उनको एज सच कुछ उसका एक्टिव रोल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अंतिम कार्य यहाँ पर डॉक्टर के द्वारा होगा, यहाँ पर मरीज के द्वारा होगा। डॉक्टर मरीज को जैसे घातक इंजेक्शन दे सकता है और यहाँ पर दवाइयाँ स्वयं ली जाएंगी अगर ऐसा जो असिस्टिव डेथ है या फिर असिस्टेड डेथ है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करें। तो एक बेसिक सा अंतर है ना। एक बड़ी डिबेट खड़ी होती है कि क्या किसी व्यक्ति को अपने जीवन को समाप्त करना चाहिए या फिर नहीं। इसके नैतिक पहलू काफी सारे हमें देखने को मिलते हैं जो कि आपकी मेंस एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए सबसे पहले हम इसके पक्ष में जिक्र करते हैं कि हाँ, जो यूथनेसिया है इसको अलाउ करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, उसके फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं जो कि मेंस में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ऑल्सो इन इंटरव्यू। हम देखते हैं यहां पर बोला जाता है जीवन केवल श्वास लेना नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता है। आप सोच के देखो, अगर कोई व्यक्ति वेजिटेटिव कंडीशन में है, सालों से कोमा के अंदर है, तो क्या वो गरिमापूर्ण जीवन जी रहा होगा? एक लंबे समय के बाद फैमिली हो जिसके ऊपर आप निर्भर हैं, वट वो चीजें डिग्निफाई नहीं रहती। फिर ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, अब ये बोझ बन रही हैं चीजें, इससे बेहतर है कि इस व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाए, वही अच्छा है, क्योंकि निर्भरता आपकी हो जाती है जब आप वेजिटेटिव कंडीशन में पहुंच जाते हैं। अब आप देखेंगे यहां पर ये नहीं कि जिंदा रहना मतलब आपकी सांसें चल रही हैं, वो जिंदा रहना उसका मतलब ये नहीं होता। उसमें आप बेहतर संबंध आपके लोगों के साथ होने चाहिए, इतना ही नहीं, लाइफ की जो क्वालिटी है, संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं, उन सभी चीजों को मिला के आप बोलते हैं कि हाँ, उसे हम जिंदा रहना या फिर जीवित रहना बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए, संज्ञानात्मक क्षमता आपकी बनी रहनी चाहिए, सार्थक संबंध हैं वो रहने चाहिए, यानी कि जो मानवीय एस्पेक्ट है उसकी बात हम कर रहे हैं। जब इन सारी चीजों को आप मिला लेते हैं तब आप कह सकते हैं कि हाँ, आप अब सही तरीके से जीवित हैं, जिंदा हैं। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। और जब एक व्यक्ति वेजिटेटिव कंडीशन में कोमा में चला जाता है तो ये सारी चीजें नहीं रहती। इससे बेहतर है कि गरिमापूर्ण तरीके से ही वो व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त कर दे।
राइट? तो असहनीय दर्द हो रहा है, अक्षमता हो रही है, तो जीवन सार्थक नहीं रहता, जीवन गुणवत्तापूर्ण नहीं रहता। इससे बेहतर है वैसा जीवन समाप्त हो जाए, गरिमापूर्ण तरीके से समाप्त हो जाए। पहला तर्क हमारा ये रहा। दूसरा तर्क क्या कहता है? दूसरा तर्क कहता है स्वायत्ता और करुणा, अपने अंत को चुनने का अधिकार, यानी कि ऑटोनॉमी। अगर एक इंडिविजुअल है, उसको इतनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि उसे यह पता होना चाहिए कि वो किन कंडीशंस में जिंदा रहेगा, किन कंडीशंस में अपने जीवन को समाप्त करेगा। और यहां पर थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल कुछ एग्जांपल्स है उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। हर एक सक्षम व्यक्ति को अपने जीवन और मृत्यु के बारे में निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, वो होना चाहिए। न्याय और करुणा, यानी कि जब ऐसे उपचार और उपशामक देखभाल पीड़ा कम करने में असफल हों, तो फिर जीवन को कृत्रिम रूप से जिंदा रखने का कोई मतलब हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। और अगेन फैमिली के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट। जब लंबे समय तक आप ऐसा बीमार रहते हैं या फिर ऐसी कंडीशन रहती हैं, तो आपकी जो फैमिली होती है, वो फैमिली भी बीमारी से बहुत ज़्यादा भावनात्मक और आर्थिक रूप से जो बोझ हैं, वो फैमिली के ऊपर बोझ बढ़ जाते हैं। तो इससे ये पीड़ा ओवरऑल और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। फिलोसॉफी को समझने की कोशिश करते हैं। दार्शनिक परंपराओं में मृत्यु का चयन क्यों करा गया है? मतलब आप देखते होंगे कि जिसे कहते हैं ना कि अगर एक बेहतर जीवन नहीं है तो वो जीवन ना हो तो बेहतर है। जानवरों की तरह इंसान नहीं जी सकता। जैसे आप सुकरात का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सुकरात ने एक इच्छा, अपनी इच्छा से अपने वैल्यू सिस्टम के लिए उसने मृत्यु को चुना था। तो ये एक आर्गुमेंट दिया जाता है इन फेवर, और जब आप मेंस में इनको कोट करते हैं तो ये आपके आंसर को इनरिस्ट करती हैं ऐसी चीजें। सत्य और सिद्धांतों की रक्षा के लिए निर्वासन और समझौते के बजाय हेमलॉक, यानी कि स्वेच्छा से जहर का प्याला पिया था सुकरात ने। ऐसे फिलोसॉफिकल कुछ कोटेशन हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। ये तर्क दिया जाता है कि जो जीवन है वो गुणवत्तापूर्ण, अपने सिद्धांत वैल्यू क्वालिटेटिव होना चाहिए, ना कि वो एक क्वांटिटिव होना चाहिए। राइट? पितामह भीष्म के बारे में आप सबने सुना होगा कि जब वो महाभारत के युद्ध के समय पर थे, तो जब बाणों की सैया पर लेटे हुए तो असहनीय पीड़ा उनको यहां पर हो रही थी, लेकिन उन्होंने जीवन की क्वालिटी, या फिर मैं कहूंगा उन्होंने तुरंत मर जाने की बजाय दर्द को चुना, क्योंकि उनका वैल्यू सिस्टम था, उस वैल्यू सिस्टम को उन्होंने ऊपर रखा था। तो ये एक व्यक्ति के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए, एक सेवक के लिए बहुत जरूरी जो मूल्य हैं वो हो जाते हैं। यानी कि मृत्यु का समय स्वयं चुनने का वरदान उनका था, तो उन्होंने गरिमा के साथ अपने प्राण त्यागे कि जब वो अपने मूल्यों के हिसाब से वो जब चाहेंगे अपने प्राणों की जो आहुति है वो यहाँ पर दे रहे होंगे। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि गरिमापूर्ण जो मृत्यु है वो व्यक्ति को लेने का अधिकार होना चाहिए। दोहरे प्रभाव का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ डबल इफेक्ट। देखो, दर्द निवारक दवाएं होती हैं, डॉक्टर का काम होता है दवाई देना, और कुछ जो ऐसी पेन किलर्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर छोड़ती है, हमारी बॉडी के ऊपर। साइंस में आपने पढ़ा होगा। जो पेन किलर्स हम देते हैं उनका प्राथमिक इरादा होता है कि दर्द कम करना और करुणा, यानी कि वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं उन दवाइयों के माध्यम से। लेकिन इन दवाइयों के कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट निकल के आते हैं कि अनजाने में जीवन को, जैसे आपने देखा होगा, ये किडनीज हैं उनको डैमेज करती हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज कर देती हैं, जो पेन किलर अगर आप ज्यादा उनका सेवन करते हैं तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर दर्द कम करने के लिए ऐसी दवाएं दे सकता है जो अनजाने में जीवन को छोटा कर सकती है। नैतिक रूप से स्वीकार्य है, क्योंकि मूल इरादा करुणा है, उस व्यक्ति की हानि पहुंचाना नहीं, क्योंकि उसको अभी असहनीय दर्द हो रहा है, उस दर्द को अभी समाप्त करना है, पीछे जाके भली लाइफ थोड़ी सी शॉर्ट क्यों ना हो जाए। तो ये सारे के सारे तर्क थे कि जो इच्छा मृत्यु है, उस इच्छा मृत्यु को लीगलाइज किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे यहां पर जीवन की अंतर्निहित पवित्रता और अहिंसा, यानी कि अब हम कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो हमारा यूथनेसिया है वो यूथनेसिया लागू नहीं होना चाहिए, यानी कि इसके अगेंस्ट में हमारे जो कुछ जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उन आर्ग्यूमेंट को हम समझते हैं कि नहीं, व्यक्ति का जीवन पवित्र है, डिग्निफाइड है, और जीवन बचाने के लिए, जीवन संरक्षण के लिए होता है, ना कि वो समाप्त करने के लिए। तो इन चीजों को हम यहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। मानव जीवन एक अंतर्निहित अच्छाई है, इसका मूल्य अविभाज्य है, जिसके कारण किसी भी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना हमेशा अनएक्सेप्टेबल है। बौद्ध धर्म और अहिंसा के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म अहिंसा और किसी को नुकसान ना पहुंचाने की अवधारणा, इसके माध्यम से जीवन की पवित्रता समाप्त करना आध्यात्मिक नियमों के विरुद्ध है, बौद्ध धर्म से कभी स्वीकार नहीं करता। तो हमारे धर्म हैं, हमारे मूल्य हैं, वो मना करते हैं कि जीवन पवित्र है, वो बहुत अच्छा है, उससे संरक्षण बचाना है, उसे समाप्त नहीं करना। यूथनेसिया के माध्यम से आप उसे समाप्त कर रहे हैं। चिकित्सा नैतिकता और कांट का सार्वभौमिक कर्तव्य, बहुत शानदार फिलोसॉफिकल एंगल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। एक हम देखेंगे अहानिकारक सिद्धांत। यहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो एक हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं,
और वो हमेशा रोगियों को बचाने की, उनका संरक्षण करने की कसम खाते हैं। यूथेनेसिया में क्या है, वो उनको कहीं न कहीं उनको जीवन को समाप्त कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, तो ये उनकी शपथ का सीधा उल्लंघन है। और इमैनुअल कांट इनके दर्शन के बारे में एक बात यहाँ पर बोली जाती है। क्या बोला जाता है उनके दर्शन के बारे में? अब बात करी जाती है कांट के दर्शन के बारे में। कांट ने जीवन के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली है। कांट ने कहा है, कांट के अनुसार जीवन का संरक्षण करना एक सार्वभौमिक कर्तव्य है। यानी कि वो कहते हैं कि जीवन बहुत पवित्र है और हम सबको मिलके उससे बचाना चाहिए, उसका प्रोटेक्शन, उसका संरक्षण करना चाहिए, ना कि हमें उस जीवन को समाप्त करना चाहिए, उस जीवन को हमें मारना चाहिए। ये जीवन का अपना एक आंतरिक मूल्य है। स्वायत्तता के नाम पर आप अगर इसे समाप्त कर रहे हैं, तो ये हम सबके सार्वभौमिक जो कर्तव्य हैं, उनका वायलेशन है। तो ये एक अगेंस्ट में आर्गुमेंट हमें देखने को मिलता है यूथनेसिया का। इन अ सेम वे आप सब लोग जानते हैं, जैसे बहुत सारे जो धर्म हैं, उनके अंदर जो इच्छा मृत्यु है उसके बारे में बात, जैसे संथारा संलेखना के बारे में आपने सुना होगा। तो कई बार लोग धर्म का भी हवाला देते हैं कि साहब ये हमारे धार्मिक मामले हैं, हमारा धर्म का मामला है, हमारे धर्म ने अलाउ करके रखा हुआ, तो आप उसमें इंटरफेयर मत करो, ये हमारे फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25 के अंदर सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट हैं अंडर आर्टिकल 25, उनके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं। उस चीज के बारे में हमें समझना होगा, उस चीज के बारे में हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। सेम वे हम चिकित्सीय जो हमारी चिकित्सा है उसकी निरंतर प्रगति के बारे में बात कर रहे हैं। पहले जितना मेडिकल साइंस उतना डेवलप्ड नहीं था, आज के समय पर मेडिकल साइंस इज वेरी डेवलप्ड। पहले अगर आप 10-20 साल पहले चले जाओ, उस समय पर कहो कि भैया उस टाइम पर ऐसी बीमारियों का इलाज नहीं था, आज वैसी बीमारियों का इलाज है। इन अ सेम वे आज आप जिन डॉक्टर के वैल्यूएशन के बेसिस पर कह रहे हैं कि इसका इलाज संभव नहीं है, क्या पता आगे आने वाले एडवांसमेंट इतने ज्यादा हो जाएं कि तब उस बीमारी का इलाज संभव हो जाए। फिर आपको लगे कि अरे जिस व्यक्ति को हमने इच्छा मृत्यु दे दी थी इस वजह से कि ये सही नहीं हो पाएगा, आज उसका इलाज संभव है। तो ये भी एक समस्या हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि निरंतर हमारी जो मेडिकल साइंस है वो हमारी डेवलप हो रही है, तो वैसे प्रयास हमें करने चाहिए। अगला आता है संवेदनशील वर्ग को खतरा, यानी कि जो युवा हैं या फिर मैं कहूंगा जो बच्चे हैं, अभी अडल्ट नहीं हैं, या फिर ऐसे लोग जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है कि वो सही डिसीजन ले पाए। वो वैसी कंडीशन में नहीं है कि उन्हें इच्छा मृत्यु लेनी है या फिर नहीं लेनी, और वैसे टाइम पर कोई वो डिसीजन लेते हैं तो उसे हम तर्कपूर्ण नहीं मान सकते। ये नहीं कह सकते कि सही डिसीजन लिया होगा। तो ऐसे मामले में सहमति और स्वायत्तता का जो सिद्धांत है उसका मिसयूज हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई मानसिक विकृति का व्यक्ति है और वो परिवार के ऊपर मान लो बोझ है, आप उससे विल साइन करवा लो, या फिर आप ये कहो कि हाँ उसने अपनी स्वायत्तता के बेसिस पर उसने कंसेंट दे दी है। ये कैसे? क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन नहीं है वैसी, वो मानसिक रूप से सही नहीं है। वो कैसे उसका जो तर्क माना जा सकता है कि उसने अपनी ऑटोनॉमी के बेसिस पर इच्छा मृत्यु का जो अपना कंसेंट है वो दिया है। सेम वे चिकित्सीय त्रुटियों को छुपाना, कई बार डॉक्टर से गलती हो जाती है। मान लो डॉक्टर से कोई गलती हुई जिसकी वजह से व्यक्ति का इलाज सही नहीं हो पा रहा है, फिर व्यक्ति सही नहीं हो पा रहा, अब डॉक्टर अपनी गलती को छिपाने के लिए फैमिली को या फिर रोगी के लिए जो इच्छा मृत्यु है उसके लिए इंपोज कर सकते हैं, उसका दबाव डाल सकते हैं। तो ये सारे लूप होल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब एक कंपैरिजन आप लोग देख सकते हैं इसके आर्ग्यूमेंट में, इसके अगेंस्ट में। मैंने एक टेबल बना दिया, पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां पर मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा। डेप्थ में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। नाउ व्हाट शुड बी डन, या फिर वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड और हमारा जो कंक्लूजन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए हमारी मेंस की आंसर राइटिंग के लिए। आप यहां पर देख सकते हैं चिकित्सा विज्ञान में प्रगति हुई है, डेफिनेटली वो जीवन को लंबा कर सकती हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का असहनीय दर्द है जो बंद नहीं हो रहा, वो क्वालिटेटिव जीवन नहीं दे सकती। तो इसलिए अगर ऐसा असहनीय दर्द होता है तो वैसी कंडीशन में उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया जाना चाहिए, लेकिन इट शुड बी कंप्लीटली स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड। वो पूरी तरह से विनियमित होना चाहिए, प्रक्रियाओं के आधार पर होना चाहिए, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहां पर बोला है। वो पूरी तरह से स्पष्ट नियम वगैरह हैं, वो सब कुछ होने चाहिए। और स्टीफन हॉकिंग का एक कोट अगर आप डाल देंगे तो मजा आ जाएगा आपके आंसर राइटिंग में। स्टीफन हॉकिंग ने यह कहा है कि मेरा मानना है कि जो लोग असाध्य बीमारी से पीड़ित हैं और अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें अपने जीवन को समाप्त करने का विकल्प चुनने का अधिकार होना चाहिए, और जो लोग उनकी सहायता करते हैं उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि उन्होंने भी बोला है कि जो हमारा यूथेनेसिया है उसको हमें अलाउ करना चाहिए ऐसी एक्सेप्शनल कंडीशंस के अंदर। तो ये विचार नैतिक प्रश्न हैं, करुणा है, उन सभी का एक बैलेंस, एक जो रूप है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसे क्वालिटेटिव कंटेंट के लिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करें, हिंदी मीडियम के लिए लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल वन ऑफ द बेस्ट चॉइस आपके लिए हो सकता है। लाइव सेक्शन में जाइए, आप हमारे कंटेंट को, आप हमारी सीरीज को देख सकते हैं, कंटेंट का अंदाजा आपको वहां पर लग जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, हम बहुत सारी फ्री सीरीज यहाँ पर लेके आते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप लोग हमारे साथ हमारे पेड कोर्सेज के अंदर जुड़ना चाहते हैं
तो आप हमारे पेड कोर्सेज लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट SSYT लाइव, इस कोड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप सीधे डायरेक्टली जुड़ेंगे मेरे साथ विद द मैक्सिमम डिस्काउंट। ध्यान रखेंगे, हिंदी मीडियम में AIR 20 फ्रॉम अनअकैडमी। मधुकर सर का स्टूडेंट रह चुके हैं वो, और हमारे साथ उन्होंने प्रिपरेशन करी है। 16999 इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लोएस्ट एवर प्राइस है। अनअकैडमी का प्राइस इससे नीचे कभी नहीं आता। आप इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं इस डिस्काउंट कोड के साथ में। हमारे बैचेस हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल सारे 10 और 11 तारीख से शुरू हो चुके हैं। AIR 1 अनअकैडमी के पेड स्टूडेंट रहे हैं इसी के। तो ध्यान रखिए, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, तो अनअकैडमी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट जो सॉल्यूशन है, वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है वो हो सकता है। चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।